हेलो एवरीवन। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स लेके प्रस्तुत हूँ, क्योंकि इतिहास आजकल लगातार क्वेश्चन का वेटेज बढ़ता जा रहा है। दूसरा ये है कि जिस प्रकार के क्वेश्चंस का पैटर्न विगत वर्षों में आ रहा है 2023 में या 2022 में, कोई सेट पैटर्न नहीं यूपीएससी का। कभी इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, कभी इकोनॉमी क्वेश्चन को बहुत कम कर दे रहा है, जैसा कि 2023 में देखा है। लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके 15-20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और उस हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया का वेटेज 10 क्वेश्चन यानी 50%, 55%, 60% आते ही आते हैं। तो हम आपके साथ ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि हम नहीं कहते हैं कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हम सिर्फ आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे। उसके लिए हम आपको क्रैश कोर्स टाइप का देंगे, और ये क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जैसा कि आपको पता है। और इसके माध्यम से हम चाहेंगे कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन हमारे इस क्रैश कोर्स से आ जाए। ये हमारी जीत होगी, और ये आपके लिए हमारे द्वारा दिया गया एक गिफ्ट समझिए या सेवा समझिए, ये हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो हम पूरा सिलेबस कवर करने के बजाय कुछ ऐसे क्वेश्चंस और कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे 80% आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं, क्योंकि इतिहास की क्लासेस की कोई संख्या नहीं हो सकती। इतिहास वही बहुत विस्तृत है, और सब कुछ पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन एग्जाम से आप निरंतर दूरी बनाते रहेंगे। तो दूरी को कम करना है, ना कि बढ़ाना है। तो इसीलिए आज 22 जनवरी है, भगवान श्री राम आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उससे बेहतर मुझे लगा कोई दिन हो नहीं सकता है आज मॉडर्न इंडिया शुरू करने का, क्योंकि इतिहास के ही हिस्से थे, आज वर्तमान में साक्षी बने हैं, हम सब उसके साक्षी हैं। तो हम लोग मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बार भगवान श्री राम का नाम ले लेते हैं, और उसके बाद हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्लास देखनी है। लेकिन ये क्लास में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम कैसे क्लास को डिक्टेट करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास हो, लेकिन ये क्लास आगे के क्लासेस को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ये क्लास जरूर देखिए। तो हम जो है तो 4 पार्ट में हिस्ट्री देखेंगे, अपना इंडियन हिस्ट्री। एक देखेंगे 80th सेंचुरी की क्या हिस्ट्री रही है। तो आप देख रहे हैं 3-4 वर्षों से, या हिस्ट्री का पैटर्न कम हो सिमिलर ही रहा है। अभी थोड़ा सा क्या फैक्चुअल, क्योंकि यूपीएससी के पास भी तो मजबूरी है ना, कुछ क्वेश्चंस खत्म होते जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या कम करनी है। तो देखेंगे वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन पहले यहाँ से क्वेश्चन कम ही आ रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है उतना नहीं है। तो हम सेकंड और थर्ड को बहुत थारोली डिस्कस करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स और मेंस को डिसइंटीग्रेट करके मत नहीं, बल्कि इंटीग्रेट करके पढ़िए। ये मैं बता रहा हूँ अपना अनुभव साझा करके, मैंने खुद एग्जाम निकाला है, इसलिए बता रहा हूँ कि इंटीग्रेट करके चीजों को देखिए। दूसरा, स्टडी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। एक क्वेश्चन आता है हर बार, एक क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, तो वो फैक्चुअल बेस ही रहता है, कमो बेस। लेकिन वर्तमान दशा को समझने के लिए, जैसे आदमी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट समझने के लिए 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट देखता है। ठीक, जैसे कि चार्टर एक्ट देखता है जो 1215 में ब्रिटेन में आया। वो चार्टर एक्ट समझ में आता है कि आज क्या स्थिति है, कैसे लोकतंत्र इतना मेच्योर हुआ है। रातों रात कोई चीजें मेच्योर नहीं होती हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, बहुत सारे विचारों का योगदान होता है। तो स्टडी आप आज के समय को समझने के लिए हमको 1947 से लेके समझना पड़ेगा कि 1955 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन होता है। तो नेशनलाइजेशन कैसे जो है, तो आज हम लोग आज वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। आज हम पीएम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं। तो उसका बेस तो 1955 में, और 1969 में जब 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, 1980 में जब 6 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया। तो हमें रूट्स में देखना पड़ेगा, और रूट्स के माध्यम से चीजें समझनी पड़ेंगी। तो एक ऐसा ओवरव्यू डिस्कस होगा कि कहते हैं ना यार मेरा तुक्का सही बैठ गया। आप दोस्तों में बोलते होंगे यार तेरा तुक्का सही बैठता है, मेरा नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि उसकी समझ अच्छी है, इसलिए उसका तुक्का सही बैठता है। कोई भी चीज तुक्के में कभी कोई चीज नहीं होती है, एक बैकग्राउंड नॉलेज कहीं ना कहीं काम करता है। तो हम इन 4 पार्ट्स में हिस्ट्री आपके समक्ष रखेंगे। आप मैं मेरा उद्देश्य फैक्ट देना तो है ही, फैक्ट तो देंगे, फैक्ट्स आते हैं, लेकिन उसके माध्यम से कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स का डेडली कॉम्बो बनता है ना, तो आप एकदम 90% एक्यूरेट होते हैं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो हम ऐसे क्लास डिक्टेट करेंगे, आप सहयोग कीजिएगा। इसमें हम 2 पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट हाफ 80th सेंचुरी, जिसमें आप देखेंगे कि
उस समय 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और मुगल एम्पायर जो 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से स्टार्ट होता है वो टूटता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपको ही पता है कि वो उसके बाद जो रूरल हुए हैं, शासक हुए हैं, वो उतने मेच्योर नहीं थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य की जो प्रतिष्ठा थी उसको बना नहीं रख पाए। और उसके बाद देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स भारत में रूल करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक काल विघटन का, और देखेंगे क्षेत्रीय राज्य रूरल रीजनल शासक जो है तो कैसे डेवलप होते हैं। मैसूर मैसूर या रुहेलखंड या हैदराबाद, ये कैसे डेवलप हुए, विजयनगर, ये सब देखने पड़ेंगे हमको। और 80th सेंचुरी में हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि 80th सेंचुरी कैसे डेवलप होता है। तो फर्स्ट हाफ के लिए हम देखेंगे कि ये राजनीतिक विघटन का काल रहा है। आप देखेंगे कि 1707 पे औरंगजेब की मृत्यु, और उसके बाद आपको पता है कि उतने बेहतर शासक नहीं हुए जो 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से स्टार्ट हुआ साम्राज्य, और उसके बाद वो मेच्योर्ड नहीं रह पाया और उसका प्रत्युत्तर ब्रिटिशर्स ने दिया और ब्रिटिशर्स ने रूल किया। उसी प्रकार आप देखेंगे सेकंड हाफ 80th सेंचुरी में, यहाँ पे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर और 1761 बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये 3 घटनाएं महत्वपूर्ण रही हैं। और आप देखेंगे यहीं से ब्रिटिशर्स ने भारत में जड़ें जमा दी थी। वो कहा जाता है, एक प्रश्न भी आया कि आखिर क्या कारण रहा कि मराठे मुगल की जगह नहीं ले पाए। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में कहा जा रहा था कि ये तो तय हो गया भारत में, ये तो नहीं तय हो पाया कि भारत में कौन शासन करेगा, लेकिन ये तय हो गया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा। आप सोचिए, दिल्ली के पास पानीपत में युद्ध हो रहा था और उधर से एक अफगानी शासक आया था, उधर दक्षिण से मराठे आए थे, लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ शासक की कोई भूमिका नहीं थी। इससे यह तय हो गया कि मुगल तो अब नहीं रहेंगे। लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने इतना नुकसान पहुंचा दिया मराठे को, यह भी तय हो गया कि मराठे भी नहीं रहेंगे और अफगानी शासक तो चला गया और उसका सीधा फायदा ब्रिटिशर्स को मिला। लेकिन ब्रिटिशर्स की यहाँ पॉलिसी रही है कि वो डायरेक्ट रूल नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट रूल करते तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती, जो हम लेटर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट रूल नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए आप देखेंगे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद भी वो राजा निर्माता की भूमिका निभाए, वो राजा स्वयं बने नहीं। वारेन हेस्टिंग्स ने पॉलिसी बदली, और जिसको आप कहते हैं द्वैध शासन की नीति, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जो देखेंगे अर्ली फेज में, यानी सेकंड फेज में 80th सेंचुरी में, हम लोग मेनली शुरू करेंगे 1757 में 1813 तक, 1813 तक। ये 1813 में क्यों, आपको पता है क्यों सेकंड फेज शुरू हुआ? क्योंकि 1813 का चार्टर एक्ट आया। सब कुछ स्ट्रक्चरल है, सब कुछ एकदम कंबाइंड है, बस उसको हमको सही सही तरीके से फ्रेम करके पढ़ना है। क्या है ना, इतिहास बहुत विस्तृत है, इतिहास को आप सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा समझना, और मेंस में आंसर राइटिंग करने में और आसान होगा, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम आपको आसानी होगी। किसी किसी को देखेंगे इतिहास भूल जाता है, भूलता क्यों है? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अभी मैं समझाता हूँ कि कैसे चीजें भारत में बढ़ी। आप देखेंगे कि कॉलोनिज्म आया। अब एक कॉन्सेप्ट है, कॉलोनिज्म है क्या? तो कॉलोनिज्म ये है कि ये एक आर्थिक अवधारणा है, और इसका मेन ये होता है कि ये ध्यान रखता है कि हमारा हित सर्वोपरि है। ये मूलतः मातृ देश के अधीन होता है, लेकिन इसका आप देखेंगे इंपैक्ट तो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल हर तरीके से आता है। तो ब्रिटेन में और यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और उसके फेजेस में जिस प्रकार से वहां जरूरत पड़ती गई वहां के लोगों को, उस प्रकार से उन्होंने भारत जैसी कॉलोनी को चूस लिया, और उसी प्रकार से उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि भारत से अभी मुझे ये चाहिए, जैसे भारत से मुझे ये चाहिए, तो उस प्रकार से उनकी पॉलिसी बनी। और आप देखेंगे सारी पॉलिसीज उनकी इसी प्रकार से फ्रेम होती गई। अब मेन मुद्दा रहा आर्थिक। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो भारत वर्ल्ड की जीडीपी में 24% का योगदान देता था, और जब ब्रिटिशर्स गए अभी भारत जो है तो वर्ल्ड की जीडीपी में 2% भी नहीं है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या थे हम, और कैसे ब्रिटिशर्स ने हमें शोषण किया, और उसको ध्यान में रखते हुए बीच में जो फैक्ट को समेटते हुए, और जब फैक्ट को समेटते हुए हम अध्ययन करेंगे तो एकदम व्यवस्थित खाका बन जाएगा, और उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस आसान होते जाएंगे आपके लिए। तो हम लोग कॉमर्शियल फेज में देखेंगे
तो आप देखेंगे यहाँ इस घटना बैटल ऑफ प्लासी है, और यहाँ देखेंगे बंगाल में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली लगभग, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अभी रहने देते हैं। 1764 निर्णायक था, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी से उनको पता चल गया कि अब ब्रिटिशर्स रूल करें बंगाल में। अब बंगाल जो है तो दोआब था, बहुत सारा रेवेन्यू वहां से आता था। तो मेन उद्देश्य ये था कि बंगाल से बहुत सारा रेवेन्यू एकत्र करना है और उसको जो है तो इंडिया के व्यापार में इन्वेस्ट करना है। तो मूल उद्देश्य उनका था पैसा, लेकिन ये पॉलिसी इंडिया के लिए नहीं था, ये वहां था, कॉमर्शियल फेज वहां चल रहा था, वाणिज्यिक चरण, और उसका इंपैक्ट डायरेक्ट, क्योंकि उपनिवेश है ना, उपनिवेश मात्र देश के अधीन होता है, वो हर चीज देखेंगे हमारा हित कहाँ कहाँ संलग्न हो रहा है, हमें कहाँ फायदा हो रहा है। तो कॉमर्शियल फेज यहाँ पे लाया गया। तो मैंने जैसे बताया कि क्या चाहिए, बंगाल से ज्यादा राजस्व ग्रहण करना है और उसे इंडिया के व्यापार में निवेशित करना है। कुल मिला के उनके मूल में है वेल्थ, धन चाहिए मुझे, और धन के लिए लेस वार, ज्यादा ज्यादा युद्ध करेंगे, ज्यादा एक्विजिशन करेंगे तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, और जिम्मेदारी बढ़ेगी तो वो रेवेन्यू उनका घट जाएगा। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, उन्होंने कहा नहीं आप बैठो। 1764 जीतने के बाद नहीं आप बैठो, मैं नहीं करूंगा, द्वैध शासन की नीति लाई। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान इसमें नहीं था, उनका ध्यान था कि पैसे लो। और 1757 से लेकर 1764 तक जहां ब्रिटिशर्स का ये था, ब्रिटिशर्स ज्यादा रेवेन्यू ग्रहण कर रही थी, वहां मराठे निजाम ये सब आपस में यूनिटी नहीं बना पा रहे थे। तो इन्होंने बंगाल का वो राजस्व इकट्ठा किया कि बाकी बाद में इनको हटाने में आसानी हो गई। तो लैंड रिफॉर्म क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए था, और लैंड रिफॉर्म होगा तो उससे ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, उपज अच्छी होगी तो उनको रेवेन्यू मिलेगा। और जुडिशियल रिफॉर्म आप देखेंगे फौजदारी मामले में वो नहीं कर रहे थे, वो दीवानी मामलों में कर रहे थे, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके रेवेन्यू में होता। तीसरा आप देखेंगे ट्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत यहीं से ही। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्या था, बंगाल से ज्यादा रेवेन्यू ग्रहण करना है और इंडिया के व्यापार में इन्वेस्ट करना है। ऑब्जेक्टिव सीधा जुड़ रहा है, बंगाल से ज्यादा रेवेन्यू क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ बाहर निकला। अब वो समय चला गया था जहां रोम के तटों से सारा सोना भारत में आ रहा था, अब बारी थी गंगा यमुना और गोदावरी के दोआब की, यहां से जाएगा लंदन की टेम्स में जाएगा ब्रिटिशर्स। फोर्थ आप देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर नो चेंज। कहते हैं ब्रिटिशर्स ने भारत में तमाम प्रकार के सुधार किए। सुधार कब किए? जब जरूरत पड़ी। अभी सुधार नहीं कर रहे हैं, क्यों? सुधार करेंगे जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, सुधार करेंगे भारतीय की तरफ से असंतोष व्यक्त होगा, असंतोष व्यक्त होगा तो विद्रोह होंगे, रिवोल्ट होंगे, उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको रेवेन्यू चाहिए अल्टीमेटली। रेवेन्यू के लिए सोशल स्ट्रक्चर में नो चेंज। आप बताइए 1813 तक क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया। अगला है ओरिएंटलिस्ट। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति बेस्ट है ताकि भारत के लोग खुश रहें, और इसी को देखेंगे ओरिएंटलिस्ट। आंग्ल प्राच्य विवाद हम पढ़ेंगे 1833 में, और 1834 में मैकालेज मिनट आया। मैकाले ने अपने पिताजी को पत्र लिखा कि बस मैंने वो काम कर दिया है कि भारत की मानसिकता को गुलाम बना दिया है। आज इंग्लिश एजुकेशन, बड़े बड़े कल्चर, दिखावे की संस्कृति, ये सब मैकाले लाया, मैकालेज मिनट। हम उस पर अध्ययन करेंगे बाद में। अगला आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज। ब्रिटेन में क्या हो रहा है? ब्रिटेन चाह रहा था व्यापार खोलो। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से वहां के लोग को ज्यादा एकाधिकार था, तो ज्यादा अवसर नहीं मिल पा रहे। उन्होंने कहा व्यापार खोलो। व्यापार खोलने के लिए क्या, 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया, कहा इंडिया का व्यापार खुल गया। अब केवल चाय और चाइना के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार, बाकी समाप्त। सारी कंपनियां जाओ और भारत को लूट के लाओ। अब ब्रिटेन में लंका शहर और मैनचेस्टर में बड़े बड़े उद्योग स्थापित होंगे। उसका कारण फेज, पॉलिसी उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज की, क्योंकि वहां जरूरत थी। ब्रिटेन की सोचिए, ब्रिटेन की जरूरत के हिसाब से भारत में पॉलिसी बन रही है। वार, क्यों वार करनी है? ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र चाहिए। क्यों? क्योंकि सब प्रकार से एक वो चाहिए, धन चाहिए। और यहाँ का उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट और ब्रिटेन से इंपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर की कपास चाहिए उनको, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट।
तो अब जब कपास ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट, कहाँ कोई क्षेत्र छूट रहा है वहां उसको भी एक्विजिशन करो। एक्विजिशन करोगे तो वहां का लैंड भी आ जाएगा, वहां का रेवेन्यू भी आ जाएगा, वहां की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी आ जाएगा, और उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और वहां से ब्रिटेन से तैयार माल को यहाँ लाएंगे, तो बेचेंगे भी ना, तो बेचने के लिए लोग चाहिए। अब बेचने के लोग के साथ वो लोग चाहिए जो जीन्स पहने, और जीन्स पहनने के लिए क्या, इंग्लिश एजुकेशन चाहिए, क्योंकि खादी वाले कपड़े थोड़ी पहनेंगे। तो क्या मैकाले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्यों किए गए? क्योंकि अब हमें चाहिए स्ट्रक्चरल चीजें, ताकि सारा कुछ हमारे हिसाब से चले। थर्ड देखिए, कॉमर्शलाइज्ड कल्चर। कॉमर्शलाइज्ड कल्चर क्यों चाहिए? हमें चाहिए कपास, हमें चाहिए नील, तब ना कपड़े बनेंगे। तो उन्होंने जो खाद्यान्न कृषि थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसमें गेहूं चावल उसकी कमी आई, उसमें कम, उसको हतोत्साहित किया पॉलिसीज के माध्यम से। और इसी कारण देखेंगे बड़े भारत में बड़े 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 स्तर पे पॉवर्टी देखी गई, भारत में बड़े स्तर पे फैमाइन आए। क्यों? पॉलिसी ऐसी थी। और उससे बहुत सारे रिवोल्ट हुए, उसको हम लेटर वी विल डिस्कस। क्यों हुए? कॉमर्शलाइज एग्रीकल्चर, भू 1757 की क्रांति, सब कुछ लिंक है। आप ध्यान रखिए, सब कुछ लिंक है। नेक्स्ट, सोशल रिफॉर्म, इंग्लिश एजुकेशन। मैंने बताया ना, जीन्स आप तब पहनोगे जब आपको जीन्स पहनने के लिए माहौल मिलेगा। वो माहौल प्रोवाइड कर रहा था मैकाले, जाओ जीन्स पहनो, जीन्स पहनने से आपको एक उच्चतम आनंद की अनुभूति होगी, वो प्रदान कर रहा था। ब्रिटिश थिंकर, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म और लिबरलिज्म, दो इसमें ब्रिटिश थिंकर आए, और उन्होंने भारत की पॉलिसी को ऐसे बताया। उपयोगितावाद ने कहा कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हित, और लिबरल ने कहा नहीं, भारत को केवल, भारत के लोगों को सुख चाहिए, सुख दो, और वो सुख दे सकते हैं ब्रिटिशर्स। रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने एक थ्योरी दिया, व्हाइट्स मैन वर्डन। उन्होंने कहा श्वेत लोगों पर जिम्मेदारी है कि वे इन लोगों को सभ्य बनाए। मैं कहता हूं, क्या हम इनवाइट करने गए थे इनको हमें सभ्य बनाने के लिए? जब ब्रिटेन में और जब यूरोप में क्रूसेड के नाम पर धर्म युद्ध हो रहे थे, तो हमारे यहाँ भक्ति मूवमेंट चल रहा था, कंपोजिट कल्चर। तो मैं तब, हम सिविलाइज नहीं थे, आप तब सिविलाइज नहीं थे जब हम सिविलाइज्ड के लिए उच्चतम प्राप्त कर रहे थे। तो हमने हमने नहीं कहा था इनवाइट करने के लिए। हर देश, हर व्यक्ति, हर समाज अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाता है, वो समस्याएं हम सुलझा लेते। तीसरा, फाइनेंशियल फेज, फिर वही आ गया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज पूरा हो गया, अब हमें चाहिए क्या, ब्रिटेन के पास बहुत सारा पैसा आ गया, उसको इन्वेस्ट कहाँ करें, और इन्वेस्ट करेंगे कि आउटपुट कितना निकलेगा। अब ब्रिटेन, भारत एक बनता हुआ देश था, बनता हुआ साम्राज्य था, तो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने से भारत में फायदा होता, आउटपुट ज्यादा मिलता, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसे रेलवे के माध्यम से निवेश हुआ भारत। सब कुछ ब्रिटिश पॉलिसी के अंतर्गत हो रहा था, कॉलोनिज्म में। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेशनलिज्म आया भारत में। पहला आया प्रोटो नेशनलिस्ट। आप देखेंगे भारत में सबसे पहले ब्रिटिश के खिलाफ प्रत्युत्तर, ये सबसे पहले ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उन्होंने उठाई, जो कहे जाते हैं तथा कथित असभ्य, सो कॉल्ड अनसिविलाइज्ड, आदिवासी, ट्राइबल्स, किसान, फार्मर्स, इन्होंने कहा कि गलत हो, ना कि पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोग जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े। उसके बाद आता है मॉडर्न नेशनलिज्म, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म के माध्यम से बढ़ता है। नेशनलिज्म यानी देश एक है, उसकी भावना, एक शब्द में, एक लाइन में समझे, नेशनलिज्म है मॉडर्न नेशनलिज्म। मॉडर्न नेशनलिज्म ने एक बार आधुनिक विचारधारा लाया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें भी आई जिसने कम्युनिज्म को प्रोत्साहित कर दिया, जो हम बाद में देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, वो घटना थी। ए ओ ह्यूम, इनके दिमाग की उपज थी। इन्होंने सोचा कि भारत का असंतोष में बिखराव है, और कहा जाता है, एक लाला लाजपत राय की थ्योरी भी है, सेफ्टी बॉल्व थ्योरी। तो सेफ्टी बॉल्व थ्योरी में कहा जाता है कि भारत में असंतोष बड़े व्यापक स्तर पर फैल रहा था, तो चाह रहे थे कि इनको प्रार्थना प्रतिवेदन की रणनीति के माध्यम से एक मंच प्रदान कर दिया गया, यह एक मंच प्रदान कर दिया जाए, जिसके लिए एओ ह्यूम ने वो रणनीति बनाई, और उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन कहा जाता है कि एओ ह्यूम ने भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस का उपयोग नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने एओ ह्यूम का इस्तेमाल कर लिया अपने पक्ष में।
वो अलग है, उसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट फेज 1885 से 1907, 1885 से स्थापना हुई। 1907 की बड़ी घटना याद कीजिए, सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट के माध्यम से एक्सट्रीमिस्ट और नेशनलिस्ट अलग हो गए। और एक्सट्रीमिस्ट और नेशनलिस्ट की विचारधारा क्या थी? एक्सट्रीमिस्ट कहते थे प्रार्थना प्रतिवेदन की रणनीति के माध्यम से, हम उनसे डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के माध्यम से लाएंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुनी नहीं रही, ब्रिटिश सुनी नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिसी क्या है? उनकी पॉलिसी अपना हित देखना है ना, वो नहीं सुनेंगे हमारा। तो उनका कहना था कि नहीं, हमें एग्रेसिव होकर सेल्फ रूल की ओर बढ़ना है। जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल इस पॉलिसी को बढ़ा रहे थे। इधर दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे लीडर्स थे नेशनलिस्ट। दोनों के मत पॉलिसी में अंतर था, लेकिन कमोबेश दोनों का उद्देश्य था कि भारत का कल्याण हो, भारत एक हो। अंतर हो सकते हैं, लेकिन कल्याण करना ही एकमात्र उद्देश्य था। सेकंड फेज में देखेंगे कि 1907 से 1916 तक चला। सूरत स्प्लिट के बाद एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, और उसके बाद आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग बनती है। उसके बाद आप देखेंगे कि गांधी बाबा का आगमन होता है 1915 में। उसके बाद आप देखेंगे 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जहां मुस्लिम लीग, कांग्रेस के नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट तीनों एक हो जाते हैं। और फिर कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बढ़ता है, गांधी बाबा, चंपारण, अहमदाबाद, और नॉन कोऑपरेशन की ओर कैसे बढ़ते हैं। ये पॉलिसीज आप स्ट्रक्चर पढ़ते हुए समझेंगे कि चीजें कैसे बढ़ती हैं। जैसे एक प्रश्न आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, 1907 से लेकर 1916 तक जब कांग्रेस का सेकंड वेव या सेकंड फेज चला, आपको पता है कि 1907 से सूरत स्प्लिट से एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और वो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट अलग हो गया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक चले गए अपने मानहानि के खिलाफ मुकदमा लड़ने। उनको वेलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट बोल दिया था इस कारण से। और इसी दौरान देखेंगे 1914 से स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वार। अब चूंकि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार स्टार्ट होने से पहले पृष्ठभूमि बहुत वर्षों से, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इंपीरियलिज्म और उपनिवेशवाद ने कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट किया, लेकिन बैकग्राउंड उसका बहुत पहले बन रहा था। तो 1914 से स्टार्ट तो हुआ, लेकिन बैकग्राउंड तो बन ही रहा था। इसीलिए 1909 में मुस्लिम लीग बनती है, और ब्रिटिशर्स ने फूट डालो और राज करो की वो नीति अपनाई, जिसका दंश आज भी भारत झेल रहा है। इसमें इम्पैक्ट में आप देखेंगे कि उनका मेनली फोकस था कि फूट डालो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। 1916 में जैसे आपको पता है कि लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन में फिर से नेशनलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग एक साथ आई। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1915 में गांधी बाबा की एंट्री, और एंट्री के साथ ही आप जानते हैं कि चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन, जिसने पहली बार भारत में विशाल जन सैलाब किसी मूवमेंट में हिस्सा लिया। और उसके बाद देखिए कि आज जब 2011 में अन्ना हजारे मूवमेंट करते हैं, तो भी लोग इकट्ठा होते हैं। उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1921 से हुई थी, उसके पहले भी हो रही थी, लेकिन गांधी बाबा ने जो विचार लाए, नॉन अहिंसक रूप से जो विशाल जन सैलाब का, वो है। और उसी तरह आप देखेंगे होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया। और उनका मेन ये था कि जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा भी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज अवर वर्थ राइट। और उसके बाद एनी बेसेंट और उन्होंने स्टार्ट किया, और उसके कारण क्या हुआ कि एक जागरूकता फैली, और पहली बार जो है तो इंडिपेंडेंस शब्द समझ में आया कि इंडिपेंडेंस है क्या। उसके बाद आप देखेंगे रॉलेट एक्ट 1919 में, जो पहली बार ब्रिटिश ने शुरू किया काला कानून। गांधी गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स का सहयोग किया। उनको लगा था कि ब्रिटिशर्स उसके बदले भारत को कुछ छूट देंगे, लेकिन उन्होंने दिया क्या? काला कानून। और उसके बाद देखेंगे कि जालियांवाला बाग मासकर होता है,
और उसकी परिणति 1921 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दिखती है। और यही यही घटनाओं का क्रम लेते हुए हम अपना इतिहास को पढ़ेंगे। तो मैं चाह रहा था कि एक बार आपको ब्रीफ दे दूं सारी चीजों का, और देखिए आप एकदम से आप कनेक्ट कर चुके होंगे चीजों को। आप देखेंगे फिर सिविल डिसोबीडियंस होता है। गांधी जी ने, बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि गांधी जी संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति अपनाते थे। और उसके बाद देखेंगे 1921, और उसके बाद फिर रुकते हैं, विराम करते हैं और रचनात्मक कार्यों में लग जाते हैं। और जो जो प्राप्त किया, जैसे बलबन, जब बलबन माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, वो क्या करता था कि वो, उसने पहले जब आया तो उसने शासन करना उचित नहीं समझा। उसने कहा कि जितना हमारे पास है उसको एकत्रित करते हैं। तो गांधी जी ने जो शुरू शुरू कर सकते थे, गांधी जी की प्रसिद्धि बहुत फैल गई थी कि वो दक्षिण अफ्रीका में जो काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शुरू किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। क्यों? क्योंकि वो समेटना चाह रहे थे। और 1921 से उन्होंने जो शुरू किया और चौरी चौरा की घटना के बाद जो बंद किया, उसको चाह रहे थे कि समेटे। और भारत की, क्योंकि आज के जैसा सोशल मीडिया पहले पहले थोड़ी ना था, गांधी जी जा जाके उन्होंने लोगों को समेटा, लोगों को जोड़ा, लोगों को बताया स्वतंत्रता क्या है, और उसके माध्यम से फिर लोग जुड़े, यही काम कर रहे थे। और उसके बाद 1929 में सिविल डिसोबीडियंस आया। स्वतंत्रता का अर्थ बदल गया। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अब राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं रह गया, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता रह गया। नए नए विचारधाराएं आई, डॉक्टर अम्बेडकर अपना नया विचार लाए, और सबको, जिसको आंदोलन को समावेशी इंक्लूसिव बनाने की बात हुई, किसान, दलित, आदिवासी, सबको जोड़ने की बात हुई। अब भारत का विकास, भारत का निर्माण आप देखेंगे, भारत इंक्लूसिव नहीं था। भारत का निर्माण इन सब रचनात्मक कार्यों, इन सब प्रोग्राम्स के माध्यम से हुआ। और देखिए किस प्रकार की इंक्लूसिव सोसाइटी निकल गई है। जब 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है तो सब हिस्सा ले रहे हैं। इसका बैकग्राउंड किसने तैयार किया? तो एक तरीके से भारत का बन रहा था, नए प्रकार का भारत बन रहा था। वो उसी प्रकार का भारत था, जब आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो सारे वर्ग खुश हैं। इस भारत का निर्माण कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट से लेके उस दौरान भी हो रहा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी छाप दिखाई देती है। आगे देखेंगे इंक्लूसिव नेशनल मूवमेंट, इंक्लूसिव हो गया था ना, साम्यवादी विचारधारा आई। वहां एम एन रॉय, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, अब इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में स्थापना होती है। कम्युनिज्म आया, सोशलिज्म आया, फेबियन सोशलिज्म आया। जवाहरलाल नेहरू अपने सोशलिज्म को लेके, प्रोग्राम को लेके आगे बढ़े। ये सारा काम हो रहा था इंडिया में पैरेलल। सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, हम इस पे बात करेंगे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वही जो मार्क्सिज्म से लेके, और लेनिन ने जिस प्रकार से उसको प्रयोग में लाया और उसके बाद भारत में आई, क्या कमियां थी और क्यों फेल हो गया, ये सब हम बात करेंगे। क्यों भारत में उसका इंपैक्ट नहीं, हालांकि अभी भी इंपैक्ट है, लेकिन उस लेवल का इंपैक्ट नहीं कर पाई कम्युनिस्ट पार्टियां। वर्ल्ड वॉर टू का इंपैक्ट भी भारत में कैसे हुआ, और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो 1939 से वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ, उसके बाद इंडिविजुअल मूवमेंट हुआ, और कैसे भारत में उसका इंपैक्ट पड़ता है, और किस प्रकार से ग्रोथ होती है नेशनलिज्म की। क्योंकि नेशनलिज्म एक होने की भावना, तो क्विट इंडिया मूवमेंट से लेके उधर क्रिप्स मिशन, उधर बेवेल प्लान, और उधर नौसेना विद्रोह, इंडियन नेवल म्यूटिनी, और उसके माध्यम से नेशनलिज्म कैसे ग्रोथ होता है। लेकिन उसी दौरान मुस्लिम लीग ने वो काम कर दिया, पाकिस्तान निर्माण के चौधरी रहमत अली के उस प्रोग्राम से लेके वो काम कर दिया, कराची अधिवेशन, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सब लिंक बन जाएगा आपके मस्तिष्क में, एक खाका बन जाएगा। जैसे घर बनने से पहले एक खाका बनाना आवश्यक होता है, बड़ा घर बनने से, उसी प्रकार हम बड़ा घर बनाने वाले हैं आपके मस्तिष्क में। और उस बड़े घर के लिए हमें इस प्रकार के खाके खींचने आवश्यक है। उसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। और उसके बाद अगस्त ऑफर आता है, और उसके बाद क्रिप्स मिशन, बेवेल प्लान और कैबिनेट मिशन। अल्टीमेटली फिर हम लोग आएंगे क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, बेबल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान और माउंटबेटन प्लान के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता मिलती है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसके क्या प्लान्स थे, ऐसे प्लान्स हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मूल बात यह है कि किस प्रकार से हम अपनी क्लासेस को लेंगे, इसको मैं चाह रहा था कि एक बार अपनी क्लास में ओवरव्यू कर दूं, और एक समझ बन जाए, और समझ के माध्यम से फैक्ट्स को संग्रहित करके पढ़ेंगे कि उससे चीजें आसान होती जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लिए कि फ्रीडम स्ट्रगल में 60th अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जैसा कि मैंने बताया, और हम लोग पढ़ेंगे इसको कि पार्टीशन ऑफ बंगाल टू इफेक्ट,
लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, डिवाइड एंड रूल, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द इमीडिएट इफेक्ट कॉज फॉर लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? पता ही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने और स्वदेशी मूवमेंट ने पहली बार एकीकृत कर दिया जनता को। उसके बाद जब भारत का निर्माण हो रहा था उस समय, देखिए कैसे मूवमेंट ने आसान किया चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी एंड बायकॉट, आपको पता ही है क्या, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे ये चीजें कैसे, मैं सब चाह रहा था समझ कैसे बनाएंगे हम। डिफाइंस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, मैंने बात की। ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मींस इन प्लेस ऑफ पिटीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन पेज। नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट की मध्य यही अंतर। नेक्स्ट देखिए, which one of the following observation is not true about the Quit India movement? It was a non-violent movement. It was led by Mahatma Gandhi. It was a, इसका सही उत्तर क्या है? ए ना, एकदम श्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत में गांधी जी के अहिंसा की रणनीति ने कहीं ना कहीं ये बात लाई कि कैसे जो है, तो क्वेश्चन रखना ही क्यों है यार विवादों वाला, है हटा दीजिएगा, इसको उत्तर ये माना यूपीएससी ने माना है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा 1942 के क्यूआईएम के बारे में ट्रू नहीं है। भारत में गांधी जी ने नॉन वायलेंट तरीके से ही सारा मूवमेंट किया था, लेकिन 1942 के मूवमेंट में हिंसा हो गई थी। वो गांधी जी की कैसी विचारधारा बनती है वो भी हम पढ़ेंगे कि एक समय ऐसा है जहां गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की हिंसा को कहा कि ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, कोई स्थिति आ गई थी, इट इज अ नेचुरल रिएक्शन, गांधी जी ने कहा। तो लेड तो गांधी जी ने कर रहे थे, स्पॉन्टेनियस तो था ही, स्वतः ही स्फूर्त था, और डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास, नहीं अट्रैक्ट किया, डिड नॉट अट्रैक्ट, ठीक है, फिर से बोलेंगे, गलत कर दिया, लेबर क्लास इनके आगे स्पेलिंग एरर है, जनरल के आगे हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे बोलते फिर से। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बारे में। इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी, यस, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था और लेबर क्लास को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये नॉन वायलेंट नहीं था। कारण यही तक गांधी की विचारधारा कैसे बन रही थी, गांधी जी की विचारधारा भी निरंतर विकासमान थी, जैसे भारत और मानव का जीवन निरंतर डेवलपमेंट फेज की ओर रहता है, उसी प्रकार उन्होंने कहा कि 1942 की हिंसा को हिंसा मानने से इनकार कर दिया, बोला इट इज अ नेचुरल रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपल। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, कुछ से मैंने बताया कि फुल इंडिपेंडेंस की बात कर ही नहीं रहा था, फुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे किस प्रपोजल में क्या क्या था, जहां 1930 में ही बात कर दी गई थी कि टोटल इंडिपेंडेंस, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे। अगस्त ऑफर में उन्होंने कहा, ने कहा टोटल इंडिपेंडेंस की बात नहीं, तो करेक्ट फुल इंडिपेंडेंस उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने सबसे पहले बात की कैबिनेट मिशन में टोटल इंडिपेंडेंस की, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 याद रखिए, और क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, उन्होंने पहली बार बोला कि हाँ एक युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण किया जाएगा। तो हमारा उद्देश्य इसके माध्यम से ये था कि हम बताना चाह रहे थे आपको कि कैसे हम क्लास अपनी डिक्टेट करेंगे, और हमारा उद्देश्य आपकी समझ को व्यापक करते हुए उसमें बीच बीच में फैक्ट को इंक्लूड करते हुए एक बेहतर स्ट्रक्चर आपके मस्तिष्क बना देना। 10 में से 8 क्वेश्चन के लिए हम आपको कैपेबल बना देंगे। आशा है कि ये पहल आपको पसंद आएगी, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और हमारा सहयोग आप आपके लिए है, और आपका सहयोग थोड़ा हमें अपेक्षित रहेगा। धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी क्लास को डिक्टेट करें आपके समक्ष। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपके साथ बेहतर समझ के साथ और बीच बीच में फैक्ट का समावेश करते हुए आपके आपके लिए चीजें आसान बनाएंगे, ताकि आप 10 में से 8 प्रश्न करने के लिए सक्षम हो जाए। और हम हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप एग्जाम क्लियर करें, साथ में थोड़ा सहयोग आपसे अपेक्षित रहेगा। और इस क्लास को हम यहीं करते हैं। धन्यवाद।